इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर है। कंपनीज के 2024 के इंडिया में पी रेशियोज बहुत ज्यादा है, तो क्या ये सस्टेनेबल है? 2008 में ग्लोबल मार्केट क्राइसिस से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर था। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में इंडियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 25% तक गिर गई थी। अगेन सेकंड ऑल टाइम हाई मार्केट 2024 में है। इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर है। यूएस इकोनॉमिस्ट हैरी डेन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है 2025 के अंदर, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से काफी बड़ा होगा। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में स्टॉक मार्केट 20 से 30% तक गिर सकता है। अमित गोयल जो फेस 360 के को-फाउंडर हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में आती है। 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है पर इकोनॉमी डाउन है, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते 20% तक मार्केट में गिरावट आ सकती है। वहीं 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% जो पूरे वर्ल्ड में ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया में 2024 बजट के बाद एक आदमी को मनी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम 2008 के मार्केट क्रैश को समझते हैं। दोस्तों, आपने 2008 के ग्लोबल मार्केट क्रैश के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी काफी गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट 50 से 60% तक गिर गया था। सेंसेक्स 21,000 पॉइंट से गिरकर 9,000 पॉइंट पर आ गया था। अब 2025 के अप्रैल में मार्केट क्राइसिस के प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं, उसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 2008 में इतना बड़ा क्रैश आया क्यों। अब देखिए, उस टाइम पीरियड के हिसाब से 2008 की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.9% थी, जो ऑल टाइम हाई थी। 2008 में इंडिया की जीडीपी 1.23 ट्रिलियन थी, जो अब 3.94 ट्रिलियन की है। तो जब इतना बड़ा मार्केट था तो क्रैश क्यों हुआ? देखिए, अगर आप सोचते हैं कि देश की जीडीपी हाई है तो स्टॉक मार्केट भी हाई होगा, अब आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर देश की जीडीपी हाई है तो स्टॉक मार्केट भी हाई होंगे। 2008 में जीडीपी हाई होने के बावजूद मार्केट क्रैश हुआ। अब इसका यहाँ सीधा सीधा सा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट और जीडीपी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अभी दरअसल होता क्यों है, इसको समझने के लिए 2008 का मार्केट क्राइसिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हुआ था। 2024 में डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि हर कोई इजीली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, पर 2008 में ग्लोबली ट्रेड ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट का सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता था और इतनी डिजिटलाइजेशन भी नहीं थी। अब पहले थोड़ा 2024 की करंट मार्केट को समझते हैं। 2024 में स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है, फिर जानेंगे अगर मार्केट इतना बड़ा है तो 2025 में क्रैश क्यों। यूएस इकोनॉमिस्ट हैरी डेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2025 में स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से काफी बड़ा हो सकता है। अब उन्होंने ये ग्लोबल मार्केट को प्रेडिक्शन करते हुए बताया। अब देखिए, 2008 के क्राइसिस के समय इंडिया में ग्लोबल कंपनीज की इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट अनस्टेबल था और आज के मुकाबले इतना बड़ा कैपिटल भी नहीं था। पर आज जब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में लिस्ट है तो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है, जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है। और 2024 के यूएस मार्केट के डेटाबेस के अकॉर्डिंग यूएस मार्केट अभी स्टेबल है, तो चांसेस कम है कि क्रैश हो सकता है। अब देखिए, ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। जेपी मॉर्गन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट 2025 में क्रैश हो सकता है। अब देखिए, यूएस स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बेंचमार्क है जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो जैसा कि अभी ग्लोबली मार्केट अभी स्टेबल है, तो चांसेस कम है कि 2025 में क्रैश हो। फेस 360 के को-फाउंडर और चीफ ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट अमित गोयल ने इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी के बारे में बताया कि इंडिया की जीडीपी ऑल टाइम हाई पर है, ग्रोथ रेट 6.7% है। पर जीडीपी बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी भी बढ़ रही है। जीडीपी का इकोनॉमी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। जब इकोनॉमी के फील्ड में ग्रोथ होती है तो देश का विकास होता है। एफआईएस ने इंडियन स्टॉक मार्केट में सीधा इन्वेस्ट किया है, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आ गई है। एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में सीधा इन्वेस्ट करते हैं। आखिर एक देश की जीडीपी ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में क्या फर्क है, इसे यहाँ एक इजी तरीके से समझते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करता है, उसका उपाय करता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सभी एस्पेक्ट को कवर करता है, जैसे कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एक आम आदमी की ग्रोथ पर काम करता है। अमित गोयल जो चीफ ऑफ ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, वो सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है, मतलब पैसा बहुत है देश में, पर उस पैसे को सही ढंग से अगर उसका यूज़ किया जाए, इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगी।
अब देखिए इतनी देर से मैं भी बोल रहा हूँ कि जीडीपी हाई है, सब न्यूज़पेपर्स या वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में अपन जीडीपी लिस्टेड है, फिर भी एक आम आदमी की लाइफ पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो अपनी जिंदगी में वैसे ही जी रहा है जैसे वो पहले जी रहा था। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स की कमी है, इससे लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार नहीं हो रहा है। अमीरों की इनकम बढ़ती जा रही है, गरीबों की इनकम में कोई सुधार नहीं है। एक तरफ इंडिया में अमीरों के लिए इनकम लिक्विडिटी बढ़ रही है, वहीं गरीबों के लिए मनी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित गोयल ने बताया कि इंडियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट के उस दौर में अभी तक नहीं आई है जहां फर्टिलाइज मशीन न्यू खरीदने जैसे या डिजिटलाइजेशन में पैसा लगाया जाए। वो थोड़ा स्लो है, इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट बड़ा हो रहा है पर इंडियन इकोनॉमी सिकुड़ रही है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी फैक्टर जो है हमें जानना चाहिए वो है वाई इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई इन इंडियन हिस्ट्री। वाई? अब अगर मोटा मोटा एक लाइन में अगर मैं इसका आंसर दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों है, तो इसका आंसर है रिटेल इन्वेस्टर्स। अब देखिए लॉकडाउन के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अलग ही गेम पलट हुआ है। इन्वेस्टर्स की डिमांड और मार्केट सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। इंडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट बदल गया है जो एफआईआईज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। और लो इंटरेस्ट रेट होने के कारण इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट चूज किया है क्योंकि लोगों को फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट में कम रिटर्न मिलता है। मार्च 2020 में डीमेट अकाउंट टोटल 40.9 मिलियन थे जो लॉकडाउन के बाद बढ़कर 100 मिलियन से भी ज्यादा हो गए हैं। अब देखिए जब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं तो 5 मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट में। मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, न्यू कंपनीज को फंडिंग मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ने से मार्केट में बबल्स बनते हैं जो रिस्क भी बढ़ाते हैं। अब देखिए बबल्स क्या होते हैं। देखिए जब मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल बबल बन सकते हैं। बबल एक इकोनॉमिक सिनेरियो होता है जहाँ किसी वस्तु का प्राइस उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में अनस्टेबिलिटी सिचुएशन बन जाती है जहां मार्केट प्राइस तो बढ़ती है पर वैल्यू वही रहती है। जब किसी स्टॉक की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की उम्मीद में स्टॉक खरीदते हैं, पर जब इन सब की वजह से बबल्स बनते हैं तो उसके ब्रस्ट होने से प्राइस गिर सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्हीं फाइनेंशियल बबल्स की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो अगर ऐसे ही बबल 2025 में बने तो मार्केट क्रैश के चांसेस हैं जिसका असर सीधा सीधा इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है 2025 में मार्केट क्रैश होगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।